सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे हर साल एक ना एक कोई क्वेश्चन बन ही जाते हैं, या तो वो इसी पे आ जाते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, ये टॉपिक जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ये अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। अब देखिए ये है क्या चीज़। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि बात हो रही है इसमें वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि विद्युत का क्षेत्र बन रहा है। अब ये जो विद्युत का क्षेत्र बनेगा ये तो हम जानते हैं कि किसी वैद्युत आवेश के कारण ही बनेगा। ये बात हमने पहले से पढ़ रखी है, समझ रखी है कि आवेश के प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या चीज़ है एक्चुअल में, उसको अगर हम यहाँ से समझें तो देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक आवेश है हमारे पास प्लस क्यू, अब इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है वो यहाँ तक है। अब अगर इस क्षेत्र में मान लीजिए हमने कोई एक परीक्षण आवेश रख दिया और वो भी धनात्मक, तो यह भी प्लस और यह भी प्लस है। हमने आवेश में ही जान रखा था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कब? जब यह आवेश इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। वहीं अगर इवन हम माइनस चार्ज ले लें तब क्या होगा, तब ये आवेश इस आवेश पर एक फोर्स लगाएगा, वो भी अट्रैक्शन का, यानी कि एक आकर्षण बल लगाता है। तो मिला जुला के कहानी यही हुई बेटा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ये तो बात हुई वैद्युत क्षेत्र की। अब हम इसी के आगे एक कदम बढ़ते हैं और जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। कौन सी बल रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं। वो कहां से बनती हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो आइए हम पहले इसको देख लेते हैं क्या होती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, इसको हम लोग वैद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक, तो अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का निष्कोण वक्र होती हैं और वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं। प्लस से माइनस की तरफ। ठीक ना? तो ये क्या चीज है बेटा कि वह निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। फिर से बात सुनिएगा कि वह निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब ये जो रेखाएं होती हैं बेटा, इसमें कौन ट्रैवल करता है, कौन स्थानांतरित होता है? धनावेश। जो एकांक परीक्षण धनावेश हैं, जो एकांक धनावेश है वही ट्रांसफर होते हैं प्लस से किसकी तरफ बेटा? माइनस की तरफ। ये कौन सा बल लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कौन से प्रकार के हैं? विपरीत प्रकार के हैं। ठीक, देखिए, अच्छा, तो ये हमारा हो गया बेटा
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर हम यहीं पर थोड़ी सी बात करें केवल धनावेश की, देखिए पूरा डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम यहीं पर बात करते हैं बेटा धनावेश की, तो धनावेश में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं बाहर की तरफ, और ऐसे ही वो सीधे रूप से अनंत तक चली जाती हैं। कहाँ तक चली जाती हैं? अनंत तक चली जाती हैं। जबकि अगर हम ऋणावेश की बात करें तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। यानी कि कहने का मेन मकसद ये है बेटा कि जो धनावेश है वो सदैव प्लस से किसकी तरफ आते हैं? माइनस की तरफ आते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गए हमारे कुछ धनावेश, और ये कौन सा आवेश हुआ? ऋणावेश। इसमें क्या हुआ कि जो इसके वैद्युत क्षेत्र में एक धनावेश रखा हुआ है, अब ये धनावेश में जो बल रेखाएं निकली हैं वो सीधा निकल जा रही हैं। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। इसमें क्या हो रही है? उसी का जस्ट अपोजिट, मतलब इस पे आवेश क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। मतलब कि इसमें क्या हो रही है? बल रेखाएं ट्रैवल कर रही हैं, आ रही हैं। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ कि इतनी बात तो हमने अच्छे से समझ ली। हमने जाना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि वह निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। देखिए अब इनके गुण क्या क्या हैं? पहला गुण, ये सदैव प्लस से किसकी तरफ जाती हैं? माइनस की तरफ जाती हैं। सदैव प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। दूसरी चीज, ये हमेशा सतत होती हैं, कंटिन्यूअस, लगातार, है ना? ये क्या होती हैं? कंटिन्यूअस होती हैं। तीसरी चीज, अगर हम तीसरी बात करें इनकी, तो जो दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि याद रखिएगा मित्र, अगर कहीं पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट दी तो वहां पर हमें परिभाषा के अनुसार दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मिल जाएंगी, मतलब कि दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिल जाएंगी। और जब दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिल जाएंगी तो यहीं पर हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसलिए यहाँ पर यह बात हमको समझ लेनी है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, अच्छा हमने क्या क्या जाना? ये सतत होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये सदैव प्लस से किसकी तरफ जाती है बेटा? माइनस की तरफ जाती हैं। ठीक, अच्छा तो ये हो गए हमारे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ इंपॉर्टेंट गुण, इंपॉर्टेंट लक्षण हमने जान लिया कि यही होते हैं कि भैया यह सदैव प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो हेडिंग है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अब ये क्या चीज होती है? देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, नॉट लगा हुआ है ना, एकांक को बताया, मतलब कि परीक्षण को बताएगा, ध्यान तो है ये है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में तो एक बल कार्य ही करेगा, कार्य करने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक सदिश राशि होती है, और इसको हम लोग लिखते हैं बेटा वेक्टर ई से, और ई बराबर होता है बेटा वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। अब इसका मात्रक क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, मात्रक इंपॉर्टेंट है बेटा। बल का मात्रक हमने पढ़ा क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक हमने पढ़ा क्या होता है? कूलाम। यानी कि कुल मिलाकर इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, तो लगे हाथ
हम इसकी विमा भी निकाल लेते हैं। अब देखिए इसकी विमा क्या होगी। तो देखिए बेटा, जो बल की विमा होती है वो mLT पावर माइनस कितना होती है 2, और जो आवेश की विमा हमने पढ़ रखी वो क्या पढ़ रखी बेटा AT। अब अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कहानी ये बनी कि mLT पहले से 1 है, ऊपर जाएगा -3 और a पावर -1, ठीक। यानी कि इसकी जो विमा होती है वो mLT पावर -3 और a पावर -1 होती है। हमने क्या जाना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, क्या कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, ठीक। इसे हम लोग E से लिखते हैं, और E = F अपान क्या होता है Q0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में इतनी तीव्रता, यानी कि इतना एकांक परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, ठीक। तो ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी बीमा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का आपका आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों को पढ़ रखा, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को हल्का सा जाना, और अब हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखिए ये थोड़ा सा एक छोटा डेरिवेशन है, लेकिन जब आप अक्षीय और निरक्षीय पढ़ेंगे तो उसके लिए यह डेरिवेशन एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक। मतलब कोई एक परीक्षण आवेश आपको दिया होगा, इसी आवेश के कारण, मतलब कोई एक आपको बिंदु आवेश दिया होगा, और इस बिंदु आवेश के कारण आपको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम भी क्या करते हैं, एक लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक धनावेश +Q है जो कि एक बिंदु O पर रखा हुआ है। अब इस आवेश से r की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर तीव्रता कैसे पता लगेगी, जब तक यहां पर हम कोई आवेश नहीं रखेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा कि उस आवेश पर यहां पर कितना बल लग रहा है। तो यहां पर बल का आभास कराने के लिए हमें यहां पर एक किसी परीक्षण आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर हमने क्या किया कि एक परीक्षण आवेश +Q0 रख दिया। अब इनके और इनके बीच में एक बल काम करेगा, क्योंकि ये +Q है, ये +Q0 है, बीच की दूरी कितना है r है, और ये जो बल लगेगा वो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश है। और ये बल हम जस्टिफाई करेंगे किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो पहले तो हम थोड़ा सा मानेंगे कि माना एक बिंदु आवेश +Q जिससे r की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो हमने क्या किया बेटा, मान लिया है कि माना एक बिंदु आवेश +Q जिससे r की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। बिंदु P पर माना बिंदु P पर एक
परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। ओके, हमने क्या किया, मान लिया कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है, तब क्या होगा कि प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के मध्य कार्य करने वाला बल, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि प्लस क्यू व प्लस क्यू नॉट के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से, है ना, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, नियम से, है ना। तो क्या हुआ भैया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश हमारे पास कितना बेटा Q, सेकंड वाला Q नॉट, बीच की दूरी कितना बेटा R का स्क्वायर, पहला आवेश प्लस Q, दूसरा प्लस Q नॉट और बीच की दूरी कितने का स्क्वायर R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बेटा फर्स्ट। लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा, चूंकि E इज इक्वल टू एफ अपान क्या बेटा Q नॉट, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, तब E इज इक्वल टू समीकरण 1 से, तो F का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R का स्क्वायर इंटू क्या बेटा Q नॉट, क्योंकि यहाँ पर इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हुआ कैंसिल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर, ये हमारा हो गया न्यूटन प्रति कूलॉम में। ये हमारी आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेश के कारण। तो ये हमने आसानी से समझ लिया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तब प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के मध्य लगने वाला हम प्रतिकर्षण बल निकाले अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अब उसके बाद हमने पढ़ा E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, तब अगर हम बात करें समीकरण 1 से, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। सपोज दैट जो इसकी यूनिट होगी वो न्यूटन प्रति क्या होगी कूलाम होगी। ठीक, तो हमने आज की इस टॉपिक में इन 4 मेन हेडिंग को कवर किया। कौन कौन सा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसके बाद हमने जाना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और उसके बाद जाना हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।